चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें सूपिंग की स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। इधर एंशिएंट थंडरक्राउड रियल्म में सूपिंग और लाइटनिंग रेड दोनों ही उन सैंडवर्म से फाइट कर रहे थे, जहां पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सूपिंग अपने मन में कहता है कि ये एडल्ट वर्म तो यंग वर्म से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके एक ही अटैक से मेरे पास से 6 हड्डियां टूट चुकी है। क्या मुझे फाइट को और ज्यादा देर तक चालू रखना चाहिए? लाइटनिंग रेड अभी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है और उसने लास्ट फाइट के बाद में अपनी एनर्जी को रिकवर नहीं किया है। जैसा मुझे लग रहा है मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिस्ट बहुत ही ज़्यादा है और अगर हम बार बार रिवाइव होते भी है तब भी हम इन्हें डिफीट नहीं कर सकते। मुझे इसके बाद में रेंडम रिवाइव सिलेक्ट करना चाहिए और आगे बढ़कर दूसरे बिस्ट का शिकार करना चाहिए। यही एक अच्छी चॉइस रहेगी। तभी एक सैंडवर्म सूपिंग को खाने के लिए उसके सामने आ जाता है। ये देखकर लाइटनिंग रेड अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है और जब वो बिस्ट सूपिंग को खाने वाला था तभी लाइटनिंग रेड अपनी एनर्जी को चार्ज करते हुए उसके मुंह के अंदर अटैक कर देता है। इससे सूपिंग हैरान होते हुए कहता है कि इसने अपनी लाइटनिंग चार्ज को एक बार फिर से कैसे यूज कर लिया। उधर लाइटनिंग रेड फाइट करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ये देखकर सूपिंग कहता है कि मैं तुम्हारी फाइट करने की इच्छा को फील कर सकता हूँ, इसलिए अब कुछ भी हो जाए हम फाइट करेंगे और ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखेंगे। फिर वो वहीं पर पड़े एक हड्डी के टुकड़े को उठाते हुए कहता है, जब तुम भी गिव अप नहीं करना चाहते हो तो मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ और तुम्हें अकेला फाइट करने दे सकता हूँ। तो चलो साथ में मिलकर इनको हराते हैं। ये देखकर लाइटनिंग रेड अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। सैंडवर्म से फाइट करने के तुरंत बाद ही ये दोनों मारे जाते हैं और सूपिंग एक रैंडम रिवाइव सिलेक्ट करता है ताकि वो किसी सेफ जगह पर जा सके। दोनों के रिवाइव होने के बाद में सूपिंग कहता है कि मैंने अपने फुल एचपी पे रिवाइव किया है, फिर भी मुझे इतना थका हुआ क्यों फील हो रहा है। तो सिस्टम उसे बताता है कि हर बार मरने के बाद में तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कम हो जाती है और तुम्हें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, इसलिए तुम्हें अपनी कॉम्बैट एबिलिटी के साथ में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी फोकस करना पड़ेगा। ये देखकर सूपिंग कहता है कि अब मुझे अपने बॉडी के साथ में अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ेगा। तभी लाइटनिंग रेड गुस्से में आवाज़ करने लगता है। इस पर सूपिंग कहता है कि क्या यहाँ पर कोई खतरा है, क्या मेरे आसपास कोई एनिमी है। तभी सूपिंग जिस जगह पे खड़ा हुआ था वो जगह हिलने लगती है और हम देखते हैं कि वो एक तरह का बिस्ट था, जो कि एक 10 मीटर लंबा रेंग का बिस्ट रॉक कॉकरोच है, जिसे देखकर सूपिंग कहता है इसका साइज तो बस 10 मीटर लंबा ही है। पर अचानक से वो बिस्ट अपने मुंह से एसिड अटैक करता है, जिससे सूपिंग मरते मरते बचता है और कहता है ये तो एसिड है, लाइटनिंग रेड जाओ और अपनी फुल पावर से इसके ऊपर अटैक करो, इसे दिखा दो कि तुमने कितनी ग्रोथ की है। और लाइटनिंग रेड भी अपनी इलेक्ट्रिक पावर के साथ में हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूपिंग बहुत बुरी हालत में था। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि होस्टर ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर सैंडवर्म की डेड बॉडीज के ऊपर सूपिंग और लाइटनिंग रेड दोनों ही आराम कर रहे थे। तभी सिस्टम बताता है कि होस्टर ने खुद को 69 बार और लाइटनिंग रेड को 847 बार रिवाइव किया है और दोनों ने मिलकर 472 किल किए हैं। इसी के साथ में सिस्टम बताता है कि लाइटनिंग रेड की लाइटनिंग चार्ज स्किल लाइटनिंग फ्लैश में इवॉल्व हो गई है और लाइटनिंग रेड ने लाइटनिंग आफ्टर इमेज स्किल सीख ली है। इसी के साथ में आपको रिवार्ड के रूप में नोविस रैंक की एक पेड बिस्ट एनालाइज स्किल बुक मिली है। ये देखकर सूपिंग कहता है कि क्या लाइटनिंग फ्लैश और लाइटनिंग आफ्टर इमेज, ये तो टॉप 10 लाइटनिंग सीक्रेट आर्ट्स में से एक है। लाइटनिंग रेड ने इन्हें भी सीख लिया है। चैप्टर नंबर 5 में हमें एक फाइटिंग एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेफरी बताता है कि लिंगजियांग सिटी में इस साल का एनुअल इवेंट फेंगसान वार पेट एकेडमी ने होस्ट किया है और ये एस्ट्रल वार बिस्ट ट्रेनर्स के लिए एक फाइनल सिलेक्शन राउंड है। जो भी स्टूडेंट इस कंपटीशन में विनर बनेगा वो रिनोवर्ल्ड एस्ट्रल पेट ट्रेनर्स का स्टूडेंट बन जाएगा और वो सक्सेसफुली फर्स्ट टीम में सिलेक्ट हो जाएगा। क्या ये हाउ होगा या जियांग ज्यूहान या फिर ये जेंग जियाओ होगा। इन सभी बातों को एक लड़की भी सुन रही होती है। इसका नाम सुजान यिंग है, जो कि फेंगसान वारपेट एकेडमी की ईयर 3 की स्टूडेंट है। वो कहती है असल में मुझे लगा था कि ये सब बहुत ही इजी होगा क्योंकि एक तरह का सिलेक्शन राउंड है, पर फिर भी पिछली 2 फाइट में लगातार हार चुकी हूँ। पहले जेंग जियो के साथ में और दूसरी फाइट यूहाओ के साथ में हार चुकी हूँ। इन 2 हारों के बाद में भी अगले राउंड में मुझे जेंग जियो के साथ में फाइट क्यों करना पड़ रहा है। अब मेरे पास में फाइट के लिए सिर्फ एक वाइट साइबर टूथ टाइगर बचा है, इसलिए अब मुझे सिर्फ अपने थंडर माउस को ही वापस लाना पड़ेगा। हालांकि उसके पास में कोई भी स्किल नहीं है, फिर भी आखिरकार मुझे एक एस्ट्रल पेट बनने के लिए इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए उसकी ज़रूरत है और वो लाइटनिंग रेड को लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हमें सूपिंग के पेट स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की सूपिंग को आवाज़ दे रही थी। वो कहती है स्टोर तो पूरी तरह से खाली है, क्या यह स्टोर किसी और जगह पर शिफ्ट होने वाला है? अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर टाइम पर आ गई हूँ। इसके बाद में वो शॉप ऑनर को आवाज़ देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपना एस्ट्रल पेट वापस लेने आई हूँ।
उसकी आवाज़ सुनकर सूपिंग बाहर आता है और उसे हेलो कहता है। तो सुयान यिंग कहती है कि मैंने अपने थंडर माउस को यहाँ पर उसकी केयरिंग के लिए आधा महीने पहले छोड़ा था, अब मैं उसे वापस लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। उसकी बात सुनकर सूपिंग सोचता है कि क्या यही थंडर माउस के ऑनर है। फिर सूपिंग कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर जल्दी आ गई हो, पर हमें पहले प्राइस के बारे में बात कर लेना चाहिए। ये सुनकर सुयान मन ही मन सोचती है कि मुझे इस शॉप ओनर से कुछ अजीब सी वाइब से क्यों आ रही है, क्या इसे लगता है कि मैं इसे इसके पैसे नहीं दूंगी। फिर वो कहती है कि चिंता मत करिए, मैं अपने लाइटनिंग रेड को यहाँ पर जल्दी ही वापस ला लूंगी और मैं आपका एक सिंगल सेंट भी नहीं रखूंगी, आपको आपका फुल पेमेंट कर दूंगी। ये सुनकर सूपिंग अजीब सा फेस बनाते हुए वहाँ से लाइटनिंग रेड को लेने के लिए चला जाता है। उसे देखकर सुयान कहती है कि क्या मैंने उसे किसी तरह से गुस्सा दिला दिया है। फिर हमें लाइटनिंग रेड दिखाया जाता है जो कि नर्सिंग स्पेस में आराम से सो रहा था। सूपिंग उसे उठा लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे घर जाने का टाइम आ गया है, वापस जाने के बाद में मुझे भूल मत जाना। तभी सिस्टम सूपिंग को बताता है कि अकाउंट में पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है और पूरे पैसे ऑटोमेटिक एनर्जी पॉइंट में चेंज हो गए हैं। इसके बाद में सिस्टम सूपिंग को एक नए टास्क के बारे में बताता है कि चाओस स्पिरिचुअल ब्रीड पूल इस्टेब्लिश हो गया है। होस्ट अपने लिए यहाँ पर एक एस्ट्रल पेट समन कर सकता है। इसके लिए उसे इस पूल को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। इसकी टाइम लिमिट 7 दिनों की है। रिवार्ड पूरा होने पर आपको एक रैंडम एस्ट्रल ट्रेनर स्किल बुक मिलेंगी। टास्क के फेल होने पर आपकी रेटिंग कम हो जाएगी। अगर आपकी रेटिंग पासिंग मार्क से कम होती है तो आपकी मौत हो जाएगी। आप एक एस्ट्रल पेट ट्रेनर बनने के लिए स्टोर से एक अवेकनिंग पोशन खरीद सकते हैं। ये देखकर सूपिंग हैरान होते हुए सोचता है कि अब मैं भी एक एस्ट्रल पेट ट्रेनर बन सकता हूँ। फिर वो सिस्टम के स्टोर को ओपन करता है। वहाँ पर उसे अवेकनिंग पोशन के अलावा 2 और आइटम दिखते हैं। सिस्टम उसे बताता है कि इस पोशन को पीने के बाद में आप भी एक एस्ट्रल पेट टेमर बन जाओगे। आप जब भी किसी चीज़ को खरीदना चाहोगे आपको बस उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर सूपिंग खुश होते हुए अवेकनिंग पोशन को परचेस करने के लिए सिलेक्ट करता है, पर सिस्टम उसे बताता है कि आप अभी इस पोशन को खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास में अभी ज़रूरी एनर्जी पॉइंट नहीं है। आपके पास में अभी सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट है और इस पोशन के लिए आपको 100 एनर्जी पॉइंट की ज़रूरत है। फिर सूपिंग हैरान होते हुए कहता है कि इतने कम एनर्जी पॉइंट कैसे है, और वो सुयान यिंग के दिए गए पैसों की इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो उसे वहाँ पर 108 युआन दिखते हैं जो कि एक एनर्जी पॉइंट के बराबर है। इस पर सूपिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, मैंने एक स्टार पेट को ट्रेन किया और उसे टॉप 10 सीक्रेट आर्ट्स में से एक को सिखा दिया और इन सब की कीमत सिर्फ 108 युआन ही है। चैप्टर के लास्ट में हमें सिस्टम स्टोर की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है। चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत में हमें सिलेक्शन राउंड वाले कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेफरी कहता है ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। जेंग जियाओ के ड्रैगन डीमन डॉग ने सिर्फ अपना एक ही अटैक यूज़ किया है और सिर्फ इससे ही सुयान यिंग का वाइट टाइगर टूथ बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह फाइनल राउंड के लिए एक इलाइट पार्टिसिपेंट है और इसकी एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। इसके बाद में हमें जेंग जियाओ दिखाया जाता है जो कि फेंगशन वारपेट एकेडमी का 3rd ईयर का वारपेट ट्रेनर है। सुयान और जेंग जियाओ की फाइट को देखते हुए एक जज कहता है कि अब इस फाइट में और कुछ नहीं बचा है। सुयान यिंग सच में एक अच्छी फाइटर है, पर ये उसका बुरा लक है कि उसका सामना हमारी एकेडमी के टॉप 2 स्टूडेंट से हो गया है। उसका एस्ट्रल पेट पहले से ही इंजर्ड था, उसके पास में ये फाइट जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तभी उसके बगल में बैठी एक लेडी जज कहती है कि ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है और इसके पास में इस फाइट में कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। तभी रेफरी कहता है कि सुयान यिंग इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगी, क्या वो सरेंडर करेंगी या फिर फाइट को कंटिन्यू रखेंगी। सुयान अपने बिस्टे की तरफ देखते हुए सोचती है कि मैं इतनी जल्दी कैसे हार गई। रेफरी बताता है कि सुयान यिंग का वाइट टाइगर रिकवर होने के बाद में भी अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था। अगर उसे एक और इंजरी होती है तो यहाँ पर सुयान यिंग के जीतने के चांस पूरी तरह से 0 हो जाएंगे। सुयान अपने मन में सोचती है कि मैं पिछले 3 सालों से ट्राई कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर इस तरह से रुकना होगा। तभी जेंग जियाओ अपने ड्रैगन डीमन डॉग को अटैक करने का ऑर्डर देता है। इस पर वो बिस्ट अपना फ्लेम ऑफ द ड्रैगन अटैक यूज करता है तो रेफरी बताता है कि ये इस बैटल को व्हाइट टाइगर के रिकवर होने से पहले ही खत्म करना चाहता है। जैसे ही ये अटैक सुयान की तरफ आता है वो डरते हुए सरेंडर कर देती है और उसके सामने एक शील्ड बैरियर आ जाता है जो इस अटैक को रोक देता है। तभी रेफरी बताता है कि सुयान यिंग ने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए जेंग जियाओ ये राउंड जीत गया है। ये देखकर जेंग जियाओ कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गई हो, अब जल्दी से अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। इधर सुयान सोचती है कि मैं अब क्या करूं, मेरे पास में सिर्फ एक थंडर माउस ही बचा हुआ है। लाइटनिंग रेड जब से वापस आया है तब से उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है और वो अपने ज़्यादातर टाइम खाना खाने में ही बिताता है। जब जेंग जियाओ के बिस्टो को मेरा वाइट टूथ टाइगर भी नहीं हरा सका तो फिर मैं बिना वजह अपने इस माउस को क्यों हर्ट करूँ। फिर रेफरी बताता है कि कंपटीशन के रूल के अकॉर्डिंग सुयान यिंग के पास में बैटल के लिए सिर्फ अपना थंडर माउस ही है।
सो यान यिंग अभी भी अपने थंडर माउस के बारे में ही सोच रही थी और वो कहती है कि हो सकता है कि इसका लेवल 2 तक पहुंच गया हो। फिर रेफरी बताता है कि एक लेवल 1 के थंडर माउस का लेवल 3 के डीमन ड्रैगन डॉग से फाइट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सभी ऑडियंस सू यान यिंग को चीयर करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अपने माउस को फाइट के लिए भेजो। बार बार फाइट की बात सुनकर थंडर माउस भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सुयान सोच रही थी कि हम दोनों के बीस्टर के बीच की पावर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैं बिना वजह थंडर माउस को मरने नहीं दे सकती हूँ। और वो सरेंडर कहने लगती है कि तभी थंडर माउस सामने आ जाता है और गुस्से में डीमन ड्रैगन डॉग को देखने लगता है। ये देखकर रेफरी कहता है कि थंडर माउस एरिना के अंदर एंटर हो गया है। ऐसा लगता है कि सू यान यिंग अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हो गई है। तो चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। थंडर माउस को सामने फाइट के लिए आता देखकर सू यान यिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। इधर जेंग जियाओ ये देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि ये छोटा सा जानवर सामने फाइट के लिए आ गया है, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होने वाला था। फिर वो ड्रैगन डीमन डॉग को अटैक करने का कहता है। दूसरी तरफ लाइटनिंग रेड भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है। ये देखकर वो लेडी जज हैरान हो जाती है और वो कहती है ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। सो यान यिंग थंडर माउस से कहती है कि इस अटैक से बचने के लिए अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करो, पर इससे थंडर माउस को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो किसी भी स्किल का यूज़ नहीं कर पाता है। और जब वो फायरबॉल से बच रहा था तभी एक फायरबॉल उस पर आकर लग जाती है। इधर डीमन ड्रैगन डॉग लगातार थंडर माउस पे अटैक कर रहा था। जेंग जिया उसे कहता है कि धीरे धीरे इसे टॉर्चर करना और मार डालना। ये देखकर सू यान यिंग कहती है ये तो बहुत ही बुरा है और वो अपनी स्किल से थंडर माउस को लेवल 3 का बूस्टर देती है। इसके बाद में लाइटनिंग रेड अपनी फास्टर स्पीड से डीमन ड्रैगन डॉग के सभी अटैक को अवॉइड कर देता है। ये देखकर वो पुराने जज कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद में सू यान यिंग भी लाइटनिंग रेड को अटैक करने का ऑर्डर देती है। इसके बाद में लाइटनिंग रेड अपनी लाइटनिंग पावर को चार्ज करता है और थंडर ब्रेक नाम की एक स्किल से अटैक करता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि एरिना के बाहर लगा हुआ प्रोटेक्शन बैरियर भी टूट जाता है और उसके अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है। ये देखकर वो सभी जज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि एक लेवल 1 के थंडर माउस ने एक लेवल 7 की स्किल जिसका नाम थंडर ब्रेक है उसको कैसे यूज़ कर लिया। और इनके बीच में जो बूढ़ा आदमी है वो फेंगसान वारपेट एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल है। थंडर माउस के अटैक के बाद में हम देखते हैं कि डीमन ड्रैगन डॉग बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है और वो हार गया है। ये देखकर जेंग जियाओ डरते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थंडर माउस था वहाँ की ज़मीन पूरी तरह से टूट गई थी और वहाँ पर एक गड्ढा बन गया था। ऑडियंस में बैठे लोग भी थंडर माउस की एबिलिटी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। रेफरी भी बताता है कि इस बात पे भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर हमें इस राउंड का विनर मिल गया है और वो सू यान यिंग को कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। सू यान यिंग को भी ये देखकर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके थंडर माउस के पास में इतनी ज़्यादा एबिलिटी और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसके बाद में ऑडियंस में बैठे लोग भी सू यान यिंग को चीयर अप करने लगते हैं और थंडर माउस की बड़ाई करते हुए कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसके पास में एक लेवल 7 की थंडर ब्रेक स्किल है। सू यान यिंग अभी भी कहती है कि ये कैसे हो गया, मेरा थंडर माउस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। कुछ दिनों पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और इसके पास में कोई भी अटैक करने की स्किल नहीं थी। उसके बाद में मैंने इसे पेट स्टोर में छोड़ दिया था, क्या ये वहीं पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। और चैप्टर के लास्ट में हमें डीमन ड्रैगन डॉग की इन्फॉर्मेशन और एबिलिटीज़ बताई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा।